हेलो। आज हम लोग ये चैप्टर 4 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखिए क्या है इंट्रो पार्ट। बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म have been known for more than 2000 years. However, it was only about 200 years ago in 1820 that it was realized that they were intimately related. तो क्या था कि पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों को अलग अलग समझते थे कि है तो फिजिक्स में ही पढ़ना दोनों, बट ये अलग फिजिक्स का ब्रांच है, ये अलग फिजिक्स का ब्रांच है। जैसे कैसे अभी आप समझते हो कि मैकेनिक्स अलग पढ़ना होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है, फिर ऑप्टिक्स पढ़ना होता है। दीज आर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। वैसे ही पहले लोग समझते थे। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे हमारे सामने नेचुरल फिनोमिना आए, कुछ थ्योरी आई, जिससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज का दो रूप है। कैसे एक कॉइन के दो साइड होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही एक ही चीज को समझाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू समझा सकते हैं और एक मैग्नेटिज्म के थ्रू। तो दीज आर द फिनोमिना। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो भी आप चार्ज रिलेटेड फिनोमिना आप देखते हो, दैट्स ऑल आर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमिना ऑफ चार्ज। ओके। और मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेट का जो फिनोमिना है, मैग्नेटिक फील्ड के जो भी फिनोमिना आप देखते हो, दैट इज मैग्नेटिज्म। वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। मैग्नेटिज्म इज अ फिनोमिना। तो ये दोनों अलग अलग ब्रांच नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों का जो फंडामेंटल है, दोनों का जो फाउंडेशन है वो सेम है। क्या है सेम? तो जब चार्ज अगर आपके पास रहता है तो इतना आपको आइडिया है कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है। अब इसी चार्ज को अगर आप किसी कोई स्पीड देकर इसे आप मूव कराएं, इसी चार्ज को अगर आप मूव कराएं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है सोर्स? चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है सोर्स? मूविंग चार्ज, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। These two are not different things. These two are not different branch of physics. Okay. Now आगे बढ़ते हैं। During a lecture demonstration in the summer of 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted noticed that a current in a straight wire caused a noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle. Okay. तो क्या कर रहे थे ये जो ओस्टेड साइंटिस्ट हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। तो उनके टेबल पे कुछ वायर वगैरह, सर्किट वगैरह इस तरीके से रखा हुआ था। ठीक है। और उसी के पास में एक कंपास भी रखा हुआ था। पहले के लोग कंपास तो रखते ही थे, है ना, डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए। उसी में घड़ी भी अटैच रहता था। तो इस तरीके से कंपास रखा हुआ था। ठीक। तो उन्होंने देखा कि जनरली जब वो अपने साथ कैरी करते हैं कंपास, तो नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन होता है वो इस बार से कुछ अलग है। जो होता था वो अब नहीं है, कुछ अलग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है। कंपास में जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है ना, नॉर्थ और साउथ। तो उन्होंने देखा कि
पहले नॉर्थ इधर रहता था, इधर वो जहाँ पे वो खड़े थे तो उस तरफ वहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉर्थ था, ठीक है, इस डायरेक्शन में साउथ था। पर जैसे ही वो कॉम्पास को करंट कैरिंग वायर के नज़दीक रखते हैं तो वो जो मैग्नेट उसके अंदर है वो मैग्नेट कुछ एंगल डिफ्लेक्ट कर जाता है, वो इस तरीके से नहीं रहता है, थोड़ा ऐसे हो जाता है या ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है निडल। तो ये एक नया चीज वो यहाँ पे ऑब्जर्व किए जो आज से पहले वो नहीं देखे थे। ओके, आगे देखिए। he investigated this phenomena. He found that the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखिए फिर से समझिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस फिनोमिना को, हर तरीके से समझा कि क्या किए कि कॉम्पस को इधर रखें, फिर इधर रखें, फिर ऊपर रखें, फिर वायर के नीचे रखें, फिर एक बार स्विच ऑफ करके देखें, फिर स्विच ऑन करके देखें। तो जब स्विच ऑफ करके देखते थे तो कॉम्पस का नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था, पर जैसे ही स्विच ऑन करते थे, करंट लाते थे वायर में, तो डिफ्लेक्शन होता था। तो ये सब फिनोमिना वो किए, ये सब इन्वेस्टिगेशन वो किए, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि अलाइनमेंट ऑफ द निडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल। जो कॉम्पस के अंदर जो निडल है वो अलाइन होता है, वो किसी रास्ते के किसी डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक, किसी के डायरेक्शन में आ जाता है, अलाइन हो जाता है, ठीक है। वो किसके डायरेक्शन में अलाइन होता है, किसके अलोंग वो अलाइन होता है, देखते हैं। ही फाउंड दैट अलाइनमेंट ऑफ नीडल, नीडल का अलाइनमेंट इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल है, उस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये जो हमारा नीडल है वो अलाइन हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। which has the straight wire, a straight wire which has the straight wire, किसके पास स्ट्रेट वायर होता है? तो देखिए, is tangential to an imaginary circle which has the straight wire, ये जो imaginary circle है इसके पास एक स्ट्रेट वायर होता है। ओके, एज इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे, उस सर्कल के सेंटर पे, एंड हैज इट्स प्लेन, और इस पे एक प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर के परपेंडिकुलरली एक प्लेन होता है, तो एक हम प्लेन बना दिए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वायर। तो ये जो सर्कल है इस प्लेन पे आ गया। ओके, तो यहां से हमें समझ में आता है, देखिए क्या कहना चाहता है कि ये जो वायर है इस वायर के थ्रू करंट जा रहा है, और क्लास 10th में आप पढ़े हैं कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिकली मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इतना तो आप पढ़े हैं, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो करंट कैरिंग वायर है इसके इसके चारों तरफ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिकली मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और ये वायर के परपेंडिकुलरली एक प्लेन है, ठीक, इस प्लेन के सरफेस पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जब हम ये कॉम्पस यहाँ पे लाएंगे, देखिए थोड़ा सा ये सर्कल को हम बड़ा बनाते हैं, ठीक, ये जो छोटा सर्कल है उसे हम बड़ा सा बनाते हैं। अब ये मेरे पास कंपास है, ठीक, इसका नीडल अभी नॉर्थ साउथ है, जब यहाँ पे लाते हैं नज़दीक में तो ये नीडल ऐसे नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट कहाँ पे, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा, इस तरीके से
यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा। तो जैसा जिस पॉइंट पे जैसा टेंजेंट होगा, समझ रहे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टेंजेंट इस तरीके से इनटू द स्क्रीन और आउट ऑफ द स्क्रीन, तो ये जो देख रहे हैं निडल, वो निडल कुछ ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, उसके अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कॉम्पस लाते हो तो आपका निडल ऐसे हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस सिचुएशन इज डिपिक्टेड इन फिगर 4.1a। चलिए फिगर 4.1a को देखा जाए। यहाँ पे देखिए फिगर 4.1a, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वायर है, ये आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। ये इसका कुछ हिस्सा स्क्रीन के अंदर है और कुछ हिस्सा स्क्रीन के बाहर है। ये जो वायर है स्क्रीन के परपेंडिकुलरली रखा गया है। अब इसमें अगर करंट है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। अब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना। यहाँ पे अगर आप हमसे पूछते हो कि टेंजेंट क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे जब हम कॉम्पस रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सर्कल आएगा उसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, तो नीडल भी उसी डायरेक्शन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है नीडल उस डायरेक्शन में है, पर नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा? क्या ये इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा, कि इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा? और ये कैसे डिसीजन लिया जाता है? तो देखिए, इसको जानने के लिए आप ये जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये जानने के लिए आपको फिर से क्लास 10th में जाना पड़ेगा। क्लास 10th में आप एक पढ़े होंगे रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, है ना। तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि हमारे पास थंब है, 4 फिंगर है, ठीक। तो अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करो और चारों फिंगर को मोड़ दो। अपने हाथ में उस वायर को पकड़ो और थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रखो और फिर अपने चारों फिंगर से उस वायर को पकड़ो, कर्ल करो। तो जिस डायरेक्शन में आप कर्ल करोगे उसी डायरेक्शन में करंट होगा, सॉरी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी ओर आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो हम अपने थंब को स्क्रीन के बाहर रखेंगे, राइट हैंड लेंगे और थंब को स्क्रीन के बाहर रखेंगे और अपने चारों फिंगर को इस तरीके से कर्ल करेंगे, ठीक है, ऐसे। और ये मेरा थंब रहेगा स्क्रीन के बाहर। समझ में आ रही है बात? तो ये मेरा जो फिंगर है वो किस तरीके से मुड़ रहा है, इस तरीके से, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके नाउ, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेंजेंट बनाएंगे, तो हमारा कंपास का नीडल ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब नॉर्थ किधर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ में इंटर करता है, इतना हम लोग जानते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें। तो उसी तरीके से इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करते हैं कि इधर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो ये पक्का साउथ होगा, और इधर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो ये नॉर्थ होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है मैग्नेट के बारे में। अब चलिए ऊपर आते हैं वापस। इट इज़ नोटिसेबल when the current is a large and the needle sufficiently close to the wire so that the earth's magnetic field may be ignored. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है
कि यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है कि जब करंट बहुत बड़ा हो और निडिल वायर के बहुत क्लोज हो, तब आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि देखिए अर्थ है मेरा, अर्थ के पास भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आते हैं। पर अगर हम जो मेरा वायर है, करंट वाले वायर हैं, वो अच्छा खासा उसमें करंट है और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और मेरा जो मैग्नेट है वो उस वायर के ज़्यादा नज़दीक है, तो इस मैग्नेट पे वायर से बनने वाले जो करंट है उसका इफेक्ट इस पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पे बहुत कम होगा। देखिए इसमें अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो मान लो कि इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस पे 50 टेस्ला है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, तो 50 के सामने 2 का क्या वैल्यू? तो 2 को अपने कैलकुलेशन में लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एक का अमाउंट इतना ज़्यादा है और एक का अमाउंट इतना कम हो जाता है उसके सामने कि लेना ना लेना बात बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स द ओरिएंटेशन ऑफ नीडल। सही बात है, ये बात समझिए, यहाँ पे मिटा तो दिए हम कि जैसे कि करंट बाहर आ रहा था स्क्रीन के बाहर, तो राइट हैंड कर्ल रूल के अनुसार हम लोग पता किए कि अगर करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट अगर आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक। अगर करंट इनवर्ड है, स्क्रीन के अंदर करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा और मतलब इस तरीके से होगा। और जब इस तरीके से होगा तो कंपास रखेंगे तो वो इसके टेंजेंट के अलोंग होगा, अलाइन होगा। और इधर से मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है तो ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। उल्टा हो गया ना, समझ रहे हैं बात को। आगे बढ़ते हैं। द डिफ्लेक्शन, अच्छा 4.1 भी फिगर में दिया हुआ है, चलिए 4.1 फिगर को देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे है ना, वही बात है जो भी हम बता रहे थे, है ना। इसे जो पेंटेड है उसको नॉर्थ बोलते हैं, जो पेंट नहीं किया हुआ है उसे साउथ बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, नॉर्थ साउथ। The deflection increases on increasing the current or bringing the needle closer to the wire। देखिए अगर आप करंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और या फिर इस कॉम्पास को वायर के नज़दीक ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। और इसलिए डिफ्लेक्शन और बढ़ेगा। आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल्ड अराउंड द वायर arrange themselves in concentric circle with the wire as the center। आयरन फिलिंग्स हम स्प्रिंग करते हैं, आयरन फिलिंग्स हम आसपास बिखेरते हैं वायर के। जब उस जैसे कि हम लोग ये एग्जैक्टली एक्टिविटी हम लोग 10th में किए हुए हैं। जैसे ये कार्डबोर्ड है, ये वायर के परपेंडिकुलरली एक कार्डबोर्ड हम लगा देते हैं और इस पे आयरन फिलिंग्स इस तरीके से रख देते हैं और करंट इसमें दे देते हैं
और फिर इसे टैप करते हैं इस कार्डबोर्ड को, तो ये मैग्नेट जो है, ये छोटे छोटे जो स्प्रिंकल हैं, आयरन हैं, वो जंप करते हैं और फिर नीचे गिरते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो जैसे ही जब हवा में जब तक ये आयरन फिलिंग्स हवा में होते हैं, ये इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन फिलिंग्स को खींचता है, अपने जैसा उसको बना देता है। मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ वायर के, इस तरीके से, तो उस आयरन फिलिंग्स को भी इसी तरीके से अलाइन करवा देता है, जिसकी वजह से वे सभी आयरन इस मैग्नेटिक फील्ड के जैसा ही बन जाते हैं, जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरीके से अलाइन हो जाते हैं। Oersted concluded that moving charges or current produced a magnetic field in the surrounding space। तो उन्होंने देखा कि ये सब डिफ्लेक्शन तभी होता है जब हम वायर में करंट रखते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, करंट बंद करते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाता है। यहाँ से वो कंक्लूजन निकाले कि मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज को मूव कराते हैं या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फॉलोइंग दिस देयर वाज इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन इन 1864। the laws obeyed by electricity and magnetism were unified and formulated by James Maxwell, who then realized that light was electromagnetic wave. ओके, तो बाद में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ इस पे और पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट किया जा सकता है। ओके, और फिर जेम्स मैक्सवेल आए, कुछ फार्मूला वगैरह दिए इस पे, और ये बहुत, समझिए ये जो फार्मूला, 4 फार्मूला देते हैं जो आप एडवांस तक पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ 12th में उतना इसका रोल नहीं है इनके फार्मूलाज का, बट ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो जाता है। तो वो फार्मूला, 4 फार्मूला दिए थे, और वहाँ उस फार्मूला से वो रियलाइज़ किए कि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो देखिए, हमारा जो नेचर है वो दो तरीके से, दो ही चीज़ से बना है। आसपास, अपने आसपास देखो, आपको दो ही चीज़ मिलेगा, या तो मैटर मिलेगा या तो एनर्जी मिलेगा। इसके अलावा कोई तीसरा चीज़ आपको आसपास मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एनर्जी जैसे सनलाइट, लाइट एक एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है ना, वेव, ये सब एक एनर्जी है। वेव यू नो वेरी वेल, डिस्टर्बेंस, है ना, तो ये सब एक प्रकार का एनर्जी है। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हीट एक प्रकार का एनर्जी है। तो आपको यही दो तरह का चीज़ मिलेगा, मैटर, आसपास की चीज़ें, ठोस चीज़ें, मैटर तो समझ ही रहे हो, एनर्जी, दूसरा एनर्जी। तो ये जो वेव होते हैं, आप कुछ वेव का नाम सुने होंगे, पूरा अच्छे से नहीं जानते होंगे बट सुने होंगे जरूर, एक्सरे, गामा रे, ये सब। लाइट भी एक प्रकार का रे ही है, ये सब वेव ही है, रेडिएशन जिसे कहते हैं। तो इन सब को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये जो एक्सरे, गामा रे, लाइट का रे, जो भी आप जानते हो, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। तो दिस इज ऑल थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इनका जो 4 फॉर्मूला है उससे ये बताएं। रेडियो वेव्स, यहाँ पे दिया हुआ एक वेव, रेडियो वेव्स वेयर डिस्कवर्ड बाय हर्ज and produced by J.C. Bose and G. Marconi by the end of the 19th century. Okay.
A remarkable scientific and technological progress took place in 20th century. This was due to our increased understanding of electromagnetism and the invention of devices for production, amplification, transmission and detection of electromagnetic wave. यहाँ कहा जा रहा है कि हर्ज रेडियो वेव के बारे में पता किया, खोजें, और जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया कि कैसे रेडियो वेव प्रोड्यूस किया जाता है, कितने फ्रीक्वेंसी से चीज़ें क्रिएट की जाती है, और ये जी मार्कोनी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। और ये बहुत बड़ा साइंटिफिक खोज था, ठीक है, कि अपने से कैसे रेडियो वेव प्रोड्यूस करना। तो इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ा, और फिर हम लोग इंजीनियरिंग किए इस पे, हम लोग डिवाइस बनाए, रेडियो वेव प्रोड्यूस किए, उसे एम्पलीफाई किए, मतलब उसको, उसका इंटेंसिटी, उसका वैल्यू बढ़ाएं, ट्रांसमिट किए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किए, जो आप अभी रेडियो के रूप में देखते हो, रेडियो डिवाइस, एफएम रेडियो। पहले के लोग रेडियो से ही न्यूज़ सुना करते थे, एक जगह से दूसरे जगह गाना, न्यूज, ये सब ट्रांसफ़र होते थे, ट्रांसमिट होते थे। ये जो रेडियो, जो आपके पास डिवाइस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करता है, ये सब चीज़ें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। In this chapter, we will see how magnetic field exerts force on a moving charged particle like electron, proton and current carrying wires. Okay? तो इस चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब प्रोटॉन मूव करेगा, या कोई करंट कैरिंग वायर है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स बन रहा है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। We shall also learn how current produce magnetic field, ठीक है, करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। We shall see how particles can be accelerated to very high energy in a cyclotron। फिर हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट किया जाता है, पार्टिकल का स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है, और बढ़ाकर उसकी एनर्जी एक अच्छी खासी की जाती है, अच्छी खासी एनर्जी की जाती है, और ये सब चीज़ एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस में होता है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। वी शैल स्टडी हाउ करेंट्स एंड वोल्टेज आर डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे करेंट, वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर जो कि एक डिवाइस है, करंट को सेंस करता है, ये बताता है कि वायर में करंट है कि नहीं। तो इस गैल्वेनोमीटर डिवाइस से कैसे करंट और वोल्टेज डिटेक्ट किया जाएगा। और हम लोग साथ ही साथ यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाना भी सीखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर बनता है, पूरा उसका इंजीनियरिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं अंदर, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। इन दिस एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर on magnetism we adopt the following conventions। तो इस और इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग कुछ कन्वेंशन, कुछ फॉलो करेंगे। तो इस चैप्टर में और इसके आने वाले चैप्टर में कुछ बात हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। और क्या है वो, अ करेंट और अ फील्ड, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड, दो तरह के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय अ डॉट। ओके, ये सब कुछ तरीका है जिससे आप चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्या है कि एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक डॉट और एक क्रॉस, ये दो चीज़ हम इस चैप्टर में और इसके आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे। ये क्या बताता है, ये बताता है कि करंट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है,
हालांकि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट करंट के पास डायरेक्शन होता है। तो जो भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है, अगर हम उसके डायरेक्शन को इस तरीके से लिखें, ये सब क्या है, डायरेक्शन को दिखाने का तरीका है ना। जो भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब ये डायरेक्शन क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है कि वो क्वांटिटी, अगर आप ये पेपर पे ड्रॉ किए हो तो पेपर के बाहर आ रहा है, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन पेपर के बाहर है, इमर्ज कर रहा है, और इसका मतलब होता है पेपर के अंदर है। समझ में आई बात। तो ये दो चीज आप 4.1A 4.1B में देख सकते हो। यहाँ पे 1A और 4.1B, यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि करंट अंदर है, यहाँ पे समझ रहे थे करंट बाहर आ रहा है ना, स्क्रीन के बाहर। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, सोर्सेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या सोर्स है, कौन मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन करता है। बिफोर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड we shall we shall recapitulate we shall recapitulate what we have learned in chapter 1 about the electric field। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे, जो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे। We have seen that the interaction between two charges can be considered in two stages. The charge Q, the source of the field, produces an electric field where E is equal to Q r cap by 4 pi epsilon naught r square। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग ये जो चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे कि एक चार्ज Q होता है, जिसे हम सोर्स कहते हैं, सोर्स चार्ज करते हैं कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सोर्स चार्ज। तो कोई चार्ज हो यहाँ पे, तो इससे r दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, विच इज इक्वल टू KQ/r²। और इसकी डायरेक्शन, इस ये जो लाइन हम लोग लिए हैं, इस लाइन के अलोंग ही होगा, यानी r कैप। इसी k को हम ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ आप देख सकते हैं। ये r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एक डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर कहाँ, डायरेक्शन के लिए यूज होता है ना, जो r वेक्टर के अलोंग है, और E मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। A charge Q interacts with this field and experience a force F। एक कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लें, तो उसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इतना है, तो उस पर फोर्स आएगा, और वो फोर्स कितना होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग देखे थे चैप्टर 1 में। एज पॉइंटेड आउट इन द चैप्टर 1, द फील्ड E is not just an artifact but has a physical role। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो फील्ड है, ये एक मैथमेटिकल चीज नहीं है, जैसे जो आप फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन में देखने वाली चीज नहीं है, ये एक्चुअल में होती है। ये आप इसको, इसके प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो। इट कैन कन्वे एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी, मोमेंटम, इन सब चीजों को एक जगह से दूसरे जगह कन्वे कर सकती है, ले जा सकती है। ओके, कैसे, देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक, तो मेरे यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल रखें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना। तो ये चार्ज पार्टिकल जिसके पास अभी एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा और फोर्स की वजह से इसके पास एक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसमें वेलोसिटी आ गया, और वो वेलोसिटी बढ़ता रहेगा जब तक फोर्स लगता रहेगा, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा। तो जो एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में था, अब वो एनर्जी इस चार्ज में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम किया यहाँ पे, तो एनर्जी तो कन्वे किया ना, मोमेंटम भी कन्वे कर दिया। इसके पास मोमेंटम नहीं था, मास इनटू वेलोसिटी, चार्ज के पास मास था, वेलोसिटी नहीं था, पर अब वेलोसिटी भी आ गया। तो ये काम करता है, ये एक्चुअल में है नेचर में, ये सिर्फ मैथ्स में नहीं है। बट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपगेट, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली बट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपगेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कहीं पे चार्ज रखते हो, तो यहाँ पे चार्ज रखे, जब चार्ज यहाँ नहीं था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था। मान लीजिए ऐसा यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है, आसपास चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। अब यहाँ पर एक हम चार्ज रख दिए, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बट क्या जैसे ही रखे वैसे ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दम उसी समय? नहीं, कुछ समय लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फील्ड was especially stressed by Faraday। ये जो फील्ड, जो हम लोग आजकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से लाइन बनाते हैं, ये सब, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये माइकल फराडे ने दिया था। माइकल फराडे ने इसके बारे में ये सब समझाया था, ये कि इस तरीके से फील्ड बनाओ ग्राफिकली, एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय मैक्सवेल इन हिज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैक्सवेल अपना वो चारों फॉर्मूला दिए, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया, एक साथ किया। इन एडिशन टू डिपेंडिंग ऑन ईच पॉइंट इन स्पेस, ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू डिपेंडिंग ऑन ईच पॉइंट इन स्पेस इट कैन ऑल्सो वेरी विथ टाइम, बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ बताना चाह रहा है कि देखिए ये बात तो हम लोग जानते हैं कि मान लो कोई चार्ज आसपास रखा हुआ है, देखिए देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ होगा, इतना हम लोग जानते हैं। बट ये तो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। कैसे? तो याद करिए, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं था, जैसे ही चार्ज रखें उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, कुछ समय लेगा। कितना समय लेगा? तो समय डिपेंड करता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पीड से आगे प्रोपेगेट करता है? तो विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट के स्पीड और ये डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस रखिए, लाइट के स्पीड रखिए, डिवाइड करिए, जो आपको टाइम आएगा उस टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना टाइम लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए। ओके, अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, जब जीरो था तो जीरो था, चार्ज रखें तो मान लो 2 सेकेंड लगा टाइम, सब डिस्टेंस वगैरह स्पीड वगैरह सब किए, तो टाइम आया 2 सेकेंड, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आने में 2 सेकेंड लगेगा, पर एक बार जब आ गया फिर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ पे अलग दूरी पे जाएंगे तो वहाँ पे
पोजीशन चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स चेंज होगा, कमेगा, बढ़ेगा, होगा। पर टाइम पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? जहाँ पे जो एक बार है सो है, बढ़ेगा घटेगा कैसे? तो बढ़ेगा घटेगा भी। अगर आप इस चार्ज को मूव करते हो, मान लो थोड़ा आगे शिफ्ट करते हो, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है, बढ़ घट सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मूविंग चार्ज, रेस्ट चार्ज पे तो नहीं घटेगा बढ़ेगा, बट अगर चार्ज मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अलग अलग जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। डिपेंड करता है कि उस जगह पे इलेक्ट्रिक चार्ज नज़दीक जा रहा है कि उस जगह से चार्ज दूर जा रहा है, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। आगे बढ़ा जाए। In our discussion in this chapter, we will assume that the field do not change with time. तो इस चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे, जब चार्जेस को मूव कराएंगे, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि फील्ड टाइम के साथ बदल नहीं रहा, बट एक्चुअली में बदलता है, बट हम लोग ये एज्यूम करेंगे। कैसे? जब 11th क्लास में अब चैप्टर 1 2 ये सब पढ़ रहे थे, तो कोई भी पार्टिकल फेंकते थे, कहीं पे भी बॉडी को फेंकते थे, तो एज्यूम करते थे ना कि एयर का फ्रिक्शन नहीं है। वैसे यहाँ पे भी एज्यूम करिए कि चार्ज को मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, जहाँ पे जो है सो है। आगे बढ़ा जाए। द फील्ड at a particular point can be due to one or more charges. किसी पॉइंट पे जो फील्ड है वो एक या एक से ज़्यादा चार्जेस की वजह से हो सकता है ना। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकालते हैं? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद होगा शायद आपको कि मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2। इस Q1 की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस Q2 की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे होगा, वो कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। वही बात यहाँ कहा जा रहा है। इफ देयर आर मोर चार्जेस द फील्ड्स ऐड वेक्टोरियली, ठीक है, क्योंकि फील्ड्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे वेक्टोरियली वेक्टर लॉ को यूज करके ही जोड़ा जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, जैसा अभी हमने बताया कि ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरे चार्ज की वजह से वहाँ उसी पॉइंट पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डिपेंड करता है वो चार्ज कितना बड़ा है, कितना नज़दीक है, ये सब बातों पे डिपेंड करता है। तो दूसरे चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पहले की वजह से कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए है तो हम कुछ ज़्यादा देंगे या कुछ कम देंगे। मतलब पहला चार्ज यहाँ पे पहले चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो हमेशा रहेगा, चाहे पहला चार्ज हो या ना हो। यही बात पहले चार्ज पे भी लागू होता है कि पहले चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वही रहेगा, चाहे दूसरा चार्ज यहाँ पे हो या ना हो। So this is called principle of superposition. Once the field is known, the force on a test charge is given by equation 4.2। ये जो 4.2 इक्वेशन आप देख रहे हैं, फोर्स बराबर QE, तो ये बोल रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी जगह पे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप उस जगह पे पता कर सकते हो कि आपके चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। Just as static charges produces
प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द करेंट्स और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी आर वेक्टर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कैसे रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैसे ही मूव करता हुआ चार्ज यानी कि करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट, बी मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है बी है, और ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लो ये ऐसे चार्ज आप मूव कराए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, पर जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कमता जाएगा, ऐसा गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। आगे बढ़ते हैं। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन अ वेक्टर फील्ड, इसे भी ऐड करने के लिए हमें वेक्टर लो, वो जो रिजल्टेंट फॉर्मूला था उसका यूज करते हैं। it also follow principle of superposition. It has several basic properties identical to the electric field. It is defined at each point in a space and can in addition depend on time. Experimentally, it is found to obey the principle of superposition. The magnetic field of several sources is the vector addition of magnetic field of each individual source. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज थे बेसिक, वैसा ही प्रॉपर्टीज उसी तरह का कुछ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड के भी होते हैं। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज? तो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्रॉस नहीं करते, है ना। अगर ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये सब पढ़े हो आप। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा कर्व है तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो। ऐसा ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो कर्व पे टेंजेंट बना दो। और वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। और आगे लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन अ स्पेस एंड कैन इन एडिशन डिपेंड ऑन टाइम। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन। मान लो अलग अलग सोर्सेस हैं, उन सब की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है कुछ कुछ, तो उन सबको नेट करने के लिए आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे हम आगे के सेक्शन देखेंगे, ठीक है।